ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। एजलेस डायग्नोस्टिक्स। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में कुछ देश के और कुछ दुनिया के विषयों पर बात होगी। देश में क्या हुआ? बाघ बकरी चाय, इसके मालिक की मृत्यु हो गई, अस्पताल में भर्ती थे। पहले खबरें आई कि कुत्तों के काट खाने से, आवारा कुत्तों के, उनकी मौत हुई। बाद में खबर आई कि आवारा कुत्तों ने उन्हें दौड़ाया, वो गिरे, सर में चोट लगी, 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था और उसके बाद मौत हुई। इसके बारे में बात करेंगे, आवारा कुत्तों के आतंक के बारे में बात करेंगे, पशु प्रेमियों के कंसर्न के बारे में भी बात करेंगे। बात चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की भी होगी, जहां पर कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यानी कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पर कांग्रेस और भाजपा का झगड़ा सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है। 2 सरकारी पत्रकों को लेकर, जिसमें निर्देश दिए गए हैं सरकारी अधिकारियों को और फौज में छुट्टी पर जा रहे सिपाहियों को सरकारी स्कीम्स के प्रचार प्रसार को लेकर, उस पर भी अदावत हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जवाब दिए। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे आज के लल्लन टॉप शो में। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि सूबे में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कहा गया कि साल 2018 में भी उन्होंने अपने इस वायदे को दोहराया था। उनका बयान सुनिए। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान मन के ऋण माफी हुई। बघेल के ऐलान पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। अब आप सोचिए कि इन किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए। अपने अपने खेमे के दावे हैं, अपने अपने हमले। इन सब के बीच आप अपना रुझान कैसे तय करें, इसके लिए हम लेकर आते हैं जमघट पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की लल्लन टॉप की सीरीज़, जो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ के सभी बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश करती है। इसी क्रम में जमघट में जल्द ही हम आपको दिखाएंगे रमन सिंह की राजनीति के बारे में विस्तृत बातचीत और कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे नेताओं से भी ऐसी ही बातचीत की जाए। इसके अलावा चूंकि ये चुनावी राज्य है तो हमारी चुनावी टीमें भी जल्द ही आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में नजर आएंगी। अगर आप इस यात्रा में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल करिए। हमारा पता है chunav@lallantop.com। केंद्र सरकार के कुछ आदेशों पर बहस हो रही है और इस बहस में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र फौज का और तमाम ब्यूरोक्रेट्स का अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। और सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों पर कहा कि हमारी योजना लोगों तक पहुंचे, इसमें गलत क्या है। इस मुद्दे को समझने के लिए सरकार के उन बहस तलब आदेशों को पहले जान लेते हैं। पहले आदेश की तारीख 17 अक्टूबर 2023। ये आदेश DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया था। किन से संबंधित था? ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की रैंक तक के सिविल सेवा के अधिकारियों से। इसमें कहा गया कि उक्त रैंक के अधिकारियों को जिला रथ प्रभारी बनाया जाएगा और इनकी तैनाती देश के 765 जनपदों में होगी, जिसमें आएंगी 2.69 लाख ग्राम पंचायतें यानी 2,69,000 ग्राम पंचायतें। ये सभी जिला रथ प्रभारी भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा 20 नवंबर से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। इसमें अधिकारी क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, तैयारी भी, इसको अंजाम तक पहुंचाने में मदद भी। साथ ही वो सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे और उनका जश्न मनाएंगे। आदेश में शोकेसिंग और सेलिब्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आदेश के बाद सरकार के सभी मंत्रालयों में चिट्ठियां दौड़ी और फोन घनघनाने लगे कि सभी विभाग अपने यहाँ से अधिकारियों की लिस्ट तैयार करें जिन्हें रथ प्रभारी बनाया जाएगा। अब बारी आती है दूसरे आदेश की। इसकी तारीख है 2 सितंबर 2023। इस दिन एक चिट्ठी आर्मी के सेरेमोनियल्स एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट ऑफ द एडजंक्ट जनरल्स के ब्रांच ऑफिस से जारी होती है। इस चिट्ठी में सैनिकों से वो सलाह दी गई कि अगर वो छुट्टी ले रहे हैं तो इस दौरान समाज सेवा करें और आर्मी के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में शामिल हों। अब जानिए कि कैसे राष्ट्र निर्माण
और कैसी समाज सेवा की बात हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सैनिक जब छुट्टी पर अपने घर गांव जाएं तो वो स्थानीय लोगों के साथ समय बिताएं, उन्हें सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक विभाग ने अपने स्तर पर तर्क भी दिए। कहा कि सैनिकों को छुट्टी इसलिए दी जाती ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें और अपने व्यक्तिगत कामों को अंजाम दे सकें, लेकिन सैनिकों के पास इसकी गुंजाइश भी है कि अपनी छुट्टी के दरमियान वो अपनी लोकल कम्युनिटी से एक रचनात्मक संवाद कर सकें। इस संवाद के पॉइंट क्या होंगे सरकार के हिसाब से? स्कीम्स के बारे में बात करनी होगी, जैसे स्वच्छ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत आदि इत्यादि। अब सैनिक इन स्कीम्स के बारे में क्या बात करें, इसके लिए शिमला में स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड स्क्रिप्ट लिख रहा है। ये स्क्रिप्ट सैनिकों को सौंप दी जाएगी और इन्हें लेकर वो अपने गांव की यात्रा कर सकेंगे। लेटर में ये भी कहा गया कि सैनिक गांव के प्राइमरी स्कूल में भाषण भी दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में भी काम कर सकते हैं, रक्तदान कैंप जैसी चीज़ें भी। स्कीमों का प्रचार करने वाले इन लोगों को सोल्जर एम्बेसडर कहा जाएगा। सैनिकों के इस काम की तिमाही समीक्षा होगी। सभी दावों के फोटो वीडियो प्रमाण होने चाहिए। आपने जान लिया सरकारी चिट्ठियों का मजमून क्या है। अब जानते हैं इस पर विवाद क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 22 अक्टूबर को एक लेटर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि ये आदेश अधिकारियों और सैनिकों को पार्टी वर्कर बना देगा। उनकी बातों को पॉइंट में जानते हैं, खड़गे की बातों को। पहला पॉइंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जा रहा है। उन्हें सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार करने को कहा जा रहा है। ये बात साफ है, ये 9 साल आपके यानी पीएम मोदी के कार्यकाल के हैं। ये 1964 के सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। सरकारी अधिकारी सूचना दे सकते हैं, लेकिन वो उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो ये उन्हें सत्ताधारी पार्टी का वर्कर बना देता है। तीसरा पॉइंट, अधिकारियों को 9 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने देने का मतलब ये है कि ये आदेश लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। चौथा बिंदु, अगर ब्यूरोक्रेट सरकार की मार्केटिंग करेंगे तो हमारे देश की गवर्नेंस अगले 6 महीने के लिए पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। पांचवा बिंदु, सरकार सैनिकों को सोल्जर एम्बेसडर बनाना चाह रही है ताकि सैनिक अपनी छुट्टी में सरकारी स्कीम्स को प्रमोट करें, जबकि सरकार का फोकस सैनिकों की ट्रेनिंग पर होना चाहिए। छठवां, सैनिकों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। ये चिट्ठी जारी करने के बाद खड़गे ने मीडिया से बात भी की और ये बयान दिया। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जवाब आया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सरकार की ड्यूटी है, लेकिन हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए किसी दूसरे ग्रह की बात हो। अगर मोदी सरकार ये चाह रही है कि सरकार की स्कीमों का प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, तो शायद ही कोई गरीबों का हितैषी होगा जिसे सरकार के इस कदम से दिक्कत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों को गरीब रहने देना चाहती है, इसलिए वो सरकार के इस कदम के खिलाफ है। इसके बाद नड्डा ने एक और पोस्ट लिखी जिसमें कहते हैं कि ये बात मुझे विचलित करती है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी दिक्कत है कि पब्लिक सर्वेंट ग्रास रूट तक जा रहे हैं और ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कीम हर जगह तक पहुंचे। अगर ये गवर्नेंस का बेसिक पार्ट नहीं है तो और क्या है। पार्टियों की बात हो गई, अब रुख करते हैं एक्सपर्ट्स का। वो क्या कहते हैं, सरकारी अधिकारियों को सरकार की स्कीमों का प्रचार करना चाहिए या नहीं, और क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? देखिए, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अपने पूरे सेवा काल में, करीब 38 साल के सेवा काल में, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी
अब सरकार ने अपने कार्यकाल के चीजों को प्रचारित करने के लिए इस तरह से रथ यात्राएं निकाली हो या अधिकारियों को ड्यूटी पे लगाया हो, और वो भी केंद्र सरकार ने ऐसा किया हो, और सारे 765 जिले जो बताए जा रहे हैं उनमें सभी में भेजे जा रहे हैं, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां तक मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार की नीतियों को, सरकार के अचीवमेंट्स को प्रसारित करने के लिए सरकार में एक सूचना और प्रसारण विभाग बना हुआ है, जिसका काम ही है पब्लिक के बीच में जाकर सरकार के कार्यों को बताना। किसी भी सरकार को मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसी जरूरत पड़ी हो कि वो पूरे के पूरे ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज को जिलों में भेज भेज कर अपना प्रचार प्रसार कराए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने जो काम किया है जनता तक पहुंचता है, उसको आपको प्रचार बता दीजिए आप, लेकिन उसको आपको दिखाने के लिए, रथ यात्रा निकालने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह के कार्य प्रदर्शित करते हैं कि सरकार के पास ये उनको दिखने लगा है कि जो किया है उसके प्रचार के बिना शायद कुछ काम न बने। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव से ठीक पहले, अभी कुछ माह बाद ही चुनाव घोषित हो जाएंगे, उससे ठीक पहले इस प्रकार अधिकारियों को, केंद्र सरकार के में नियुक्त अधिकारियों को जिलों में भेजना और रथ यात्रा का प्रभारी बनाना मेरे विचार से पूर्णतः अनुचित है, और इस आदेश को तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए, एक बहुत गलत प्रथा ये डाल रहे हैं, जब सरकारी अधिकारियों को आप जो है अपने कार्यकाल के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए दौड़ा रहे हैं। मैं पुनः दोहराऊंगा, इसके लिए केंद्र सरकार में विभाग बना हुआ है, राज्य सरकारों में विभाग बना हुआ है, इसकी जिम्मेदारी है। अब आप ये मत करिए कि एक विभाग का काम दूसरे विभाग को करे, वो भी जिसका राजनीतिक निहितार्थ हो। तो मेरे विचार से ये निर्णय बिल्कुल गलत है केंद्र सरकार का, उसको ये तुरंत वापस लेना चाहिए, और ये गलती नहीं करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत खतरनाक है। अब सैनिकों वाली बात, क्या बहस तलब आदेश से सैनिक राजनीति में उतर रहे हैं? क्या उनकी छुट्टी में सरकार उनसे प्रचार करवाना चाह रही है? इसमें समस्याएं क्या हैं और सैनिकों को ये काम करना चाहिए या नहीं? लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग रिटायर्ड एक आर्टिकल में इन सवालों का जवाब देते हैं। दी प्रिंट में प्रकाशित अपने 7 सितंबर के आर्टिकल में वो कहते हैं, सैनिकों की जो चिट्ठी लिखी गई वो भले ही सलाह सुझाव की भाषा में, लेकिन आर्मी के व्याकरण में से अनिवार्य माना जाएगा। सैनिक इसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। एच.एस. पनाग ने यह भी लिखा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को मान रखा है कि सेना के जवानों के पास उनकी छुट्टी में भी बहुत सारा खाली वक्त है और छुट्टी में वो अपने गाँव गिरात के स्थानीय लोगों से आराम से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन गाँव पंचायतों का माहौल बहुत ज़्यादा राजनीतिक होता है। अगर सैनिक अपने गाँव में बहस में उतरते हैं तो ज़्यादा आशंका है कि वो कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति में आ जाएं। कुछ राजनीतिक संगठन सैनिकों का फायदा भी उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ये सेना के राजनीतिकरण की दिशा में एक कदम है। इस स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ और एक्सपर्ट से बात की। अभी देखिए, सोल्जर जाता है छुट्टी पर, जो भी उसको मिलती है 60 दिन की छुट्टी और 20 दिन की कैजुअल लीव, उसकी इतनी प्रॉब्लम होती है जब वो पोस्टेड है बॉर्डर्स के ऊपर और ऐसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में, कि वो जब घर आता है तो उसकी फैमिली, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम पापा आएंगे या भाई आएगा या हस्बैंड आएगा, वो सारी सॉल्व करेगा। तो वो उसके पास जो टाइम होता है वो उन्हीं प्रॉब्लम को हैंडल करने में बीत जाता है। वो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि उसको कोई और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और हमारे में तो सोल्जर जब सर्विंग सोल्जर है उसकी ये ड्यूटी बन जाएगी, जब उसको कहा जाएगा ये करना है तो वो 100% पूरे जोर शोर और पूरी हिम्मत के साथ उसको करना चाहेगा। अगर ये आप चाहते हो तो सोल्जर अपने आप को रिजुविनेट करके, अपने आप को फुल्ली तैयार करके, छुट्टी बिता के, अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को हैंडल करके वापस जाके उतना फ्रेश, उतना उसके अंदर जो है एंथुसियाज्म, उतना जोश वो नहीं रहेगा। और दूसरी बात समझे कि सोल्जर जो है वो पहले ही नेशनल इंटीग्रेशन की कमाल के ग्राम को लाए। हर सोल्जर के लिए धर्म जो है वो एक ब्रदरहुड है, और सारे नेशनल इंटीग्रेशन तो आप देखिए शायद मैक्सिमम मैरिजेस भी आर्म फोर्सेस के अंदर ही होती है, इंटरकास्ट मैरिजेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है। इससे शायद आर्म फोर्सेस के या सोल्जर्स के मोराल के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, और इसको दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि किस तरह से ये कहां से चला है। राजनीतिकरण तो होगा ही होगा,
जब उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा पंचायतों के साथ या एमएलए के साथ या दूसरे लोगों के साथ, तो इसका राजनीतिकरण सोल्जर का होगा ही होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आशा है कि सैनिक अपनी पूरी चेतना और अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी पर रहें। कोई आदेश या सुझाव ऐसा ना हो जो उन्हें रोके, जो उन्हें और उनके एक्शन को किसी खांचे में बिठाए। इस उम्मीद के साथ चलते हैं अगली खबर पर। अगली बड़ी खबर में बात कुत्तों से जुड़ी हुई है। संदर्भ है बाग बकरी चाय के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई की मौत का। वो अहमदाबाद में रहते थे। 15 अक्टूबर के दिन घर से वॉक पर निकले, सड़क के कुत्तों ने दौड़ाया, बचने के लिए भागे, गिर पड़े, सर पर चोट आई। भर्ती करने पर ब्रेन हेमरेज का पता चला। उन्हें शहर के जाइडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 दिन तक बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 22 अक्टूबर को देर रात उनकी मौत हो गई। 23 अक्टूबर को दिन भर खबरें चली कि पराग देसाई को कुत्तों ने काट खाया और उससे वो मर गए। पर दिन ढलना शुरू हुआ तो उनकी मौत के कारण साफ हुए। पराग देसाई की मौत में कुत्ते विलेन बन गए थे, लिहाजा आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक टाइप के कीवर्ड फिर से मजबूत भी हो गए। लेकिन कीवर्ड की आंधी में मुद्दा समझने की जरूरत है। आवारा कुत्तों का स्केल कितना बड़ा है? क्या ये सचमुच आतंक की परिभाषा करते हैं? अगर हाँ, तो इनसे कैसे बचें? काटे तो क्या करें, ना काटे उसके लिए क्या करें, इनके साथ कैसे जिएं? पहले समस्या का स्केल जानिए। अक्सर छिटपुट और रोचक घटनाओं को आतंक और उसका स्केल मान लिया जाता है, लेकिन आंकड़े एक अलग सीन पेश करते हैं। साल 2021 में पेट होमलेसनेस इंडेक्स ने अनुमान लगाया कि भारत में कितने आवारा कुत्ते हो सकते हैं और ये संख्या लगभग 6.2 करोड़ के आसपास आई थी। देश की जनसंख्या के सापेक्ष देखें तो ये 100 लोगों पर लगभग 5 कुत्तों का अनुपात है। WHO ने मानक दिया है किसी देश में 100 लोगों पर 3 कुत्ते होने चाहिए। ऐसे में अपने यहाँ के आंकड़े उस मानक से 2 कुत्ता ज़्यादा हैं, लेकिन भारत में इनकी आबादी में गिरावट भी दर्ज की जा रही। साल 2022 में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2019 तक कुत्तों की आबादी में देश भर में 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि देश के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। नसबंदी के बाद कुत्ते जाहिर है प्रजनन नहीं कर सकते, वंश नहीं बढ़ा सकते, लिहाजा आबादी गिरने लगती है। इसके और भी फायदे हैं नसबंदी के, इनसे हमला रोकने में मदद मिलती है। पेटा के अधिकारी मीत अशर, उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में कहा कि कुत्तों की नसबंदी कराने से उनके सेक्स हार्मोन में कमी आती है, जिससे उनकी आक्रामकता भी कम होती है और इससे उनके हमले भी कम होते हैं। लेकिन गली के कुत्ते नसबंदी के लिए मुसीबत है। कैसे? उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं है। लोग भी, पशु प्रेमी भी विरोध करने लगते हैं। भोपाल में कुत्तों की नसबंदी करने वाली एजेंसी नवोदय के पशु चिकित्सक डॉक्टर उमेश भास्कर कहते हैं, कभी कभी कुत्ता प्रेमी जानवरों को नसबंदी के लिए ले जाने का विरोध करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि कुत्तों को कहाँ ले जाया जा रहा है और वे कब वापस आएंगे। लोगों को ये बताने के लिए अधिक जागरूकता चाहिए कि आवारा कुत्तों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी नसबंदी सबसे अच्छा उपाय है। नसबंदी से इतर कुत्तों को लेकर नगर पालिकाओं में और भी सख्त रेगुलेशन होने चाहिए, पंचायत के स्तर पर भी, ताकि आवारा पशुओं को भोजन देने की मानवीय व्यवस्था के साथ साथ उनकी नसबंदी के भी पर्याप्त प्रबंध हो सकें। और अगर दुर्भाग्यवश आपको कुत्ता काट ले तो ये सबसे ज़रूरी बात है, डॉक्टर से सलाह लें, अपना चेकअप करवाएं, टीका लगवाएं, इलाज करवाएं। कुत्तों के कांटे को इग्नोर ना करें। यह तो हुई कुत्तों की बात। शो समाप्त होने से पहले उम्मीद की बात, और इसमें भी जानवरों का जिक्र आएगा। कहाँ के जानवर? केरल के इडुक्की जिले के रहने वाले शशि मेलाडी। वो हर शाम 5 बजे के आसपास मुन्नार मयूर रोड पर अपनी चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। पूरी शाम ग्राहकों के साथ बीतती है। रात भर सेवा देने के बाद सुबह सुबह अपना एक ज़रूरी काम निपटाते हैं, जंगली जानवरों को खाना खिलाने का। नहा धोकर शशि मयूर सैंडलवुड रिजर्व के बॉर्डर जाते हैं, कटहल के पेड़ पर चढ़ते हैं। ये जंगल में रहने वाले सांभर हिरणों का पसंदीदा फल होता है। शशि कटहल को टुकड़ों में काटकर उन्हें बुलाते हैं। आवाज़ सुनने पर घने पत्तों के बीच सांभर हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है और शुरू हो जाता है कटहल भोज। जंगली जानवरों को खाना खिलाना कानूनन अपराध है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी इन जानवरों के प्रति इनके प्यार को देखकर कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी सब खुश रहते हैं, समभाव से रहते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।